डॉक्टर रितु, बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों के साथ ऐसे रूबरू होने पर। एक बात तो है, कोविड ने हमारी दूरियां कम कर दी हैं। अदरवाइज सोचते रहते थे कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, किस यूनिवर्सिटी में जाएं। अब घर बैठे कभी हम गुवाहाटी जुड़ रहे हैं और कभी चेन्नई जुड़ रहे हैं। तो आज का भी सेशन आप लोग आए हैं जानने के लिए मेरे बारे में डिटेल में। बचपन में यही बताया जाता था कि छोटे छोटे कदमों से भी हम बहुत बड़ी मंजिल पार कर सकते हैं। स्कूलों में पढ़ाया जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो वही मंत्र कहीं ना कहीं दिमाग में जुड़ा रहा और उसके नाते ही एक एक सीढ़ी हम धीरे 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 चढ़ते गए। एक बात है कि जो भी चैलेंज आया उसको अपॉर्चुनिटी समझ के लिया। जो भी काम मिला कहीं भी, घर में, समाज में, तो उसको पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ किया। और उससे क्या हुआ, आगे की रास्ता और आसान होती गई, नए नए रास्ते खुलते गए। लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य तो होता ही है और रखना भी चाहिए। लक्ष्यहीन जीवन कोई जीवन नहीं होता। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि एक विचार लो और सुबह शाम सोते जागते उसी पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते रहो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका वो विचार इम्प्लीमेंट ना हो पाए, आपका वो स्वप्न पूरा ना हो पाए। तो स्वप्न तो मैंने भी लिया था कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है लोगों के लिए और देश और समाज के लिए, क्योंकि घर में वैसा ही वातावरण था। दादाजी भी समाज सेवी थे, पिताजी भी अभी तक समाज सेवा में लगे हैं। तो जैसे जीन्स में वो चीज आ जाती है, दूसरों के लिए जीने वाली। खुद की डेवलपमेंट क्यों करनी है? क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं। हमारी डेवलपमेंट से बाकियों की डेवलपमेंट जुड़ी हुई है, फैमिली की, हमारी इंस्टीट्यूशन की। तो अगर हम सोचे कि हम बस एक जगह पे पहुंच गए हैं और यही हमारा फाइनल लक्ष्य है, तो उसके बाद हम बढ़ना बंद कर देते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ते थे जब बीए में, तो ऐसा पढ़ाया जाता था कि कर्व ऊपर जाती है और अगर ऊपर और नहीं जाएगी तो फिर उसका डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं बेसिकली बिजनेस फैमिली से मैं हूँ और शायद फैमिली में पहला बच्चा हूँ जिसको इतनी पढ़ाई करने का अवसर मिला, सुअवसर मिला। हालांकि घर में कभी ये भेदभाव नहीं मुझे महसूस हुआ कि वे लड़की हूँ, और मैंने हर वो काम किया जो लड़के करते हैं। कभी कभी बिजनेस फैमिली होने के नाते एक जो आसपास के जो हमारे रिलेटिव्स का प्रेशर रहता है, हमारे आसपास के जो वातावरण का प्रेशर रहता है, तो उसके रहते माता पिताजी को लगता था कि चलो अभी जल्दी शादी कर दें, मतलब पढ़ना क्यों है जब तक योग्य वर्ण ना मिले। लेकिन मेरी सोच अलग थी, पढ़ना है क्योंकि लाइफ में कुछ बनना है, शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन आज हम देखते हैं तो 80% गर्ल्स जब हम क्लास में आते पूछ क्यों पढ़ना है, वो पेरेंट्स कहते हैं जी जब तक लड़का नहीं मिलता तब तक पढ़ते जाओ। तो ये जो है ना, ये जो फंडा, ये नहीं होना चाहिए। पढ़ रहे हैं नॉलेज लेने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और हमारी ग्रोथ के साथ किसकी ग्रोथ जुड़ी है? हमारी फैमिली मेंबर्स की, फिर हमारे समाज की और हमारे देश की।
मैं कल परसों पढ़ रही थी कि हमारे इंडिया में कितनी विमेन एंटरप्रेन्योर हुई हैं और उनको पद्म विभूषण, पद्म श्री मिले हैं। किस लिए? क्योंकि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हुई हैं। और देश में ही नहीं, बाहर भी उन्होंने बहुत नाम बनाया हमारे इंडियन ओरिजिन से हमारी विमेन। इंदिरा नूई का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है ना? जैसे वंदना लूथरा वीएलसीसी की फाउंडर और इतने टॉप पे है उसका बिजनेस। तो ऐसे अनेक नाम है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हमेशा से ही औरतों को इक्वल राइट रहे हैं। बीच का कुछ ऐसा काल रहा जिसको हम कहते हैं वो गुमनामी का काल था, वो अंधकार का काल था। जैसे ग्रहण लग जाता है ना, सूरज दिखना बंद हो जाता है, लेकिन सूरज होता वहीं भी है, दिखता नहीं है सिर्फ। तो ऐसे ही हमारे समाज में औरतों के लिए हमेशा से लिए जो श्रद्धा का भाव, एक माँ स्वरूप, शक्ति स्वरूपा देखने का भाव जो रहा है, वो आज भी है। Basic difference with the East and West is that they consider women just as a partner, life partner, भोग्या के रूप में। हम उसको देखते हैं शक्ति के रूप में, सृजन करने वाली के रूप में, माँ के रूप में। तो यहीं से हमारा बेसिक डिफरेंस शुरू होता है। और यहाँ हमारे देश में मातृ प्रधान समाज रहा है, बहुत ही कम लोग शायद जानते होंगे। और आज भी आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, केरला में जाओ, लद्दाख में जाओ, आपको मैट्रियार्कल फैमिलीज मिलेंगी जहाँ घर का मुखिया कौन है? तो माँ है। माँ के बाद बेटी है, तो जो विरासत है वो बेटे की बजाय बेटी को जाती है। और ऐसा ही था, किंतु तो कुछ 5000 साल की जो हमारी सभ्यता थी इतनी पुरानी, वो पिछले 500 सालों के कारण दब के रह गई। ऐसे ऐसे नाम हैं हमारी बहनों के जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना नाम बनाया। आज नहीं, आज भी हमारे पास कोई भी फील्ड ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, साइंस ले लो, तो इसरो की इंचार्ज कौन होगी? लेडी है जी। हमारी सुनीता विलियम गई नासा में, कल्पना चावला है। इसी तरह हमारे पहले भी जो सभ्यताएं रही हैं उसमें, लेकिन आज की जनरेशन को शायद पता ही नहीं होगा। चैनम्मा, रुद्रम्मा, रानी दुर्गावती, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अपनी पकड़ बनाई हुई थी और इनका एक बहुत वर्चस्व था। ये कहना कि यहाँ हिंदुस्तान में औरतों को कभी कुछ मिला ही नहीं, बिल्कुल गलत है। ये गलत सोच है, क्योंकि वेदों में भी जो श्लोक हैं, जो रचनाएं हैं, उसमें हमारी जो विद्वान विदुषियां रही हैं, ऋषिका कहते हैं, उनके द्वारा लिखे हुए श्लोक मिलते हैं। उनका भी उपनयन संस्कार होता था, उनको भी गुरुकुल में भेजा जाता था। और गुरुकुल में जो गुरु माँ थी, उसकी ड्यूटी होती थी कि वो सिर्फ गुरु की पत्नी नहीं होती थी, बल्कि वो गुरु माँ होती थी। और बच्चों को जो इमोशनल टच देना है, क्योंकि घर से दूर है बच्चा, चाहे वो राजा का बेटा है, चाहे वो रंग का बेटा है, सब एक ही माहौल में रहते थे। और डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाई जाती थी, जो आज बिल्कुल हमारे करिकुलम से गायब है। आज किसी को कहो ना ये हाथ से काम कर लो, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे स्टेटस का नहीं है। स्टेटस कैसे बनता है? तो बचपन में ऐसे महापुरुषों की कहानियां सुनना, दादी से, दादाजी से किस्से सुनना, घर में चित्र रहते महापुरुषों के, तो उसका ऐसा प्रभाव मन में रहा, कहीं ना कहीं लगा कि हमें भी कुछ बनना है लाइफ में। और जीवन में मैंने 2 लोगों को हमेशा अपना आदर्श माना है। एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
और दूसरे स्वामी विवेकानंद। झांसी की रानी में मुझे दिखता है उनका वो कॉन्फिडेंस, वो लीडरशिप क्वालिटीज, औरतों की एक पूरी सेना तैयार करके रखी हुई थी कि मतलब हम किसी से कम नहीं है वाली भावना। तो इसलिए जब भी मुझे कोई चैलेंज आता था तो मुझे हमेशा ध्यान में आती थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो मैं उस चैलेंज को लेती थी कि आई कैन डू। और स्वामी विवेकानंद, क्योंकि अध्यात्म घर में दादी का असर रहा, अध्यात्म के कारण जब भी कहीं शहर में कोई प्रवचन होते थे तो दादी माँ साथ ले जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो अध्यात्म वाला हिस्सा वो मुझे विवेकानंद की ओर लेके गया। फिर जब विवेकानंद को पढ़ने का, समझने का जीवन में मौका मिला, मुझे लगा कि कहते भारत को अगर समझना है तो विवेकानंद को पढ़ो। हमारा जो कल्चर है, हमारे जो हेरिटेज है, उसको जानना है तो विवेकानंद को पढ़ो। तो इसलिए धीरे 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 मैं विवेकानंद की टीचिंग, उनके जो लिटरेचर है उसके साथ जुड़ती चली गई। और परमात्मा ने एक मौका दिया मुझे, जब स्वामी जी का 150 साल मनाया गया तो मुझे पंजाब गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल टीम थी उसमें भी मेंबर रखा गया और नॉन ऑफिशियल जो थी उसमें भी थी। तो हमने पूरा 2 साल तक गांव गांव, शहर शहर में स्वामी जी के अलग अलग जो उनका शिकागो भाषण है उस पे कार्यक्रम, उनकी जीवनी पे कभी नाटक वगैरह। तो आज की जनरेशन को उनकी टीचिंग से अवगत करवाने का एक मौका मिला। शिक्षा में तो हमेशा यही होता था कि टॉप पे आना है और टॉप पे ही रहे, राइट फ्रॉम द नर्सरी ऑनवर्ड्स। लेकिन मन में ये कभी भाव नहीं होता था कि ये जो मेरी अचीवमेंट है वो सिर्फ मेरी है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि घर के सभी फैमिली मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन है जो मैं आज कुछ ले रही हूँ। और ये आज हर बच्चे को समझना भी बहुत जरूरी है कि हम जो बन पाते हैं, हम जो जिंदगी में सफल हो पाते हैं, तो उसमें हमारे फैमिली मेंबर्स का कितना योगदान है। कि हम कोई व्यक्ति बहुत प्रतिभावान है लेकिन उसको उसके पास फीस ही नहीं है देने के लिए, या उसके घर के हालात ही ऐसे नहीं है कि वो उसका फायदा उठा सके। तो उन स्थितियों में हम समझ सकते हैं कि बाकी लोगों का हमारी सफलता में कितना योगदान होता है। मैं क्लास में कई बार बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देके ना बच्चों को बताती थी कि मुझे कोई बताया चाय बनाने में कितना समय लगता है, तो आंसर आएगा जी 5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, इतना ही लगता है आजकल। पर सपोज करो मुझे दूध लेने जाना है खुद ही, अब दूध लेके आएंगे, चाय पत्ती चीनी इकट्ठी करनी है, व्यवस्था नहीं है, पानी कुएं से लाना पड़ गया, नल नहीं है घर में, तो चाय बनानी कितनी कठिन लगेगी। फिर 10 मिनट नहीं लगेंगे चाय बनाने में। इसी तरह लाइफ में हम अगर कहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे आसपास, मतलब घर में अगर कोई हमारे कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, तो उसका भी योगदान है हमें उस शिखर तक पहुंचाने में। हम कभी ना ये समझें कि जो हम आज हैं वो सिर्फ अपने बलबूते पे हैं। हमारा आस पड़ोस, हमारे घर में कर्मचारी, सब लोगों का योगदान है। तो समाज हमें जब इतना कुछ देता है तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि जब हम कहीं पहुंचे तो हम भी समाज को वो जो कर्ज चढ़ गया हमारे ऊपर, जो ऋण चढ़ गया है, उसको लौटाएं। तो किस रूप में लौटाएं?
किस रूप में लौटाएंगे? तन मन धन, किसी भी रूप में। सपोज हमारे पास धन है तो हम सोचते हैं कि धन से जो काम किया जा सकता है, तो धन, हम उसको धन को दे के करते हैं। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग रहते थे वो तो हमेशा ही जो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा, गुरु नानक ने भी कहा है कि 10वां हिस्सा अपनी इनकम का समाज के काम में लगाना है। तो वो कुएं खुदवाना, प्याऊ लगवाना, चैरिटेबल हॉस्पिटल, ट्रस्ट के स्कूल, धर्मशालाएं, आज बिल्कुल विपरीत है। आज किसी से को कहे क्यों, मैंने इतनी मेहनत से कमाया, मैं क्यों किसी को दूं? अरे भाई ये तो समाज का ही है, आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगा। ये तो चक्कर तो घूमता ही रहेगा समय का, हमेशा लक्ष्मी तो एक जगह रहती ही नहीं है। आज मेरे पास है कल आपके पास है। तो अगर पैसा नहीं है तो हम अपनी सर्विसेज देकर, अपनी सेवाएं देकर समाज का सेवा कर सकते हैं। अपना समय देकर, से बहुत सारे लोग रहते हैं कि 2 घंटे जी हम हॉस्पिटल में ड्यूटी देते हैं। आजकल तो कोरोना के कारण जैसे राशन बांटना, तो समय तो अब तन से सेवा कर रहे हो, धन नहीं है तो तन से सेवा करो। तन से भी नहीं कर सकते तो मन से। किसी को मॉरल सपोर्ट की जरूरत है तो घर बैठे आप उसको काउंसलिंग कर सकते हो। जैसे पिछले दिनों एकदम से जब सब स्कूल कॉलेज बंद हो गए तो बच्चे बहुत ही डिप्रेशन में थे। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत टेंशन में थे, पेरेंट्स टेंशन में थे। तो मैंने डेली 1 घंटा ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में उनसे बातचीत शुरू की। उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया कि उनकी जो एंजाइटी थी वो काफी हद तक कम हुई। तो समाज से हम लेते हैं तो देना भी हमारी ड्यूटी में, और ड्यूटी तो हमारे देश का, हमारे कल्चर का हिस्सा है। धर्म से हमारा मायने ड्यूटी ही होती थी। राजा का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पड़ोसी का धर्म क्या है, टीचर्स का धर्म क्या है। पूजा पद्धति अलग है। मैं मंदिर जाती हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ या चर्च जाती हूँ, वो मेरी पूजा पद्धति है, वो मेरा पर्सनल है, उससे किसी का कोई संबंध नहीं। लेकिन मैं अगर टीचर होने के नाते जो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनाऊं, उनके अंदर ज्ञान को अर्ज करने की जो एक लालसा है वो पैदा करूं, उनके अंदर वो ज्ञान की ऐसी लौ जगाऊं जो लौ एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे सब तक पहुंच पाए। और वो ज्ञान सिर्फ ये किताबी ज्ञान नहीं, वो ज्ञान सिर्फ किताबों से जो डिग्री से लिया हुआ ज्ञान नहीं, क्योंकि हम चींटी से भी कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? 24 घंटे वो बिना थके अपने काम करती रहती है, मेहनत करती रहती है। कुत्ते से क्या सीखते हैं? वफादारी सीखते हैं। हमारे आसपास जो जीव जंतु है वो भी हमारे गुरु हैं। हर व्यक्ति, पेड़ पौधे हमारे गुरु हैं, क्योंकि हर वनस्पति का कुछ ना कुछ गुण है। हम उसको समझें, जानें और उसको अपनी ज्ञान में शामिल करते रहें। तो हमने भी डिग्रियां ली काफी, पहले तो लॉ की डिग्री ली। घर में बहुत विरोध हुआ कि लॉ नहीं करना है, क्योंकि आज भी ये समझा जाता है कि लड़की ने अगर लॉ कर लिया तो फिर इसकी शादी में दिक्कत आएगी। पर हमने भी ठाना था कि करनी है तो लॉ ही करनी है। तो बड़ी मुश्किल से मनाया, और उस समय तो उग्रवाद के दिन थे। पंजाब में उग्रवाद चरम सीमा पे था। जब हम यूनिवर्सिटी जाते थे और वहां से 9 बजे वापसी होती थी, रोज खबरें आती थी अखबार में, आज वहां बस से निकाल के इतने लोगों को मार दिया, आज वैसे किया वैसे किया। और यूनिवर्सिटी में भी एक आतंक का माहौल था।
लेकिन उसी माहौल में ही हमने अपनी डिग्री पूरी कर ली। क्योंकि जब आप अपने अंदर के डर पे जीत कर लेते हो ना, और ये आपको मिलता है गीता पढ़ने से। गीता में हमें जब संस्कृत पढ़ी 9th-10th में, तो बहुत से श्लोक मन गीता के भी इसमें पढ़े। जब आत्मा के बारे में जाना कि ये तो अमर है, अजर है, शाश्वत है, इसका नाश नहीं हो सकता, पानी इसको गला नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती, तो ये तो सिर्फ शरीर है, वो बदलता है, आत्मा तो नित्य है। तो ये जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता इज अ वेरी गुड, यू कैन से, सोर्स ऑफ मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। कैसे शांत रहते हुए आपने, जब अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे आप घर में कुछ काम कर रहे हो, बहू हो, सास हो, कुछ भी हो, तो कैसे मैनेज करना है। और आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, रिश्तों को मैनेज करना। क्योंकि किसी भी सिलेबस में, किसी भी किताब में वो रिश्तों को मैनेज करना नहीं सिखाया जा रहा। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? या तो हम अपने बुजुर्गों से, अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिताजी से बैठ के उनके समझें कि लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देने की। पर हमें लगता है कि हमने एमए कर ली, पीएचडी कर ली, ये कर लिया, तो हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, हमें तो किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत ही नहीं है, सारा ज्ञान हमारे पास आ गया। इतनी डिग्रियां इकट्ठी कर ली, और डिग्रियां हमने भी इकट्ठी करी, मजबूरी भी थी। एलएलबी के बाद प्रैक्टिस के समय कह दिया पिताजी ने कि प्रैक्टिस नहीं करनी, बिल्कुल कोर्ट जाना नहीं। अब एलएलबी कर ली, कोर्ट नहीं जाना, तो क्या करें? तो ठीक है बेटा, मास्टर्स कर लेते हैं, तो एलएलएम कर लिया। फिर एलएलएम करते करते ही हरियाणा जुडिशरी क्लियर हो गया। फिर वही समस्या, शादी तय है, अब ट्रांसफरेबल जॉब है, तो कहते हैं जी छोड़ दो, टीचिंग ही बेस्ट है। तो मुझे भी लगा यार, इस जिंदगी में तो शायद जज बनना नहीं लिखा है, जो मेरे लाइफ का एक मकसद था। जब से होश संभाली 6-7 से, जब हम बच्चों को पूछते हैं ना, व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, ऐसे लक्ष्य, वो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में जब भी ऐसे लिखते थे तो यही लिखते थे कि मुझे जज बनना है। जज क्यों बनना है? क्योंकि वो मैंने बताया ना, घर का वातावरण, दादाजी के पास लोग आते थे अपने फैसले करवाने के लिए, अपने छोटे मोटे समस्याएं, मुझे लगता है जज बनकर मैं भी लोगों की समस्याएं हल कर सकती हूँ। तो वो सोच, लेकिन नहीं, मतलब पास करने के बाद भी ज्वाइन नहीं कर पाए। थोड़ा सा आज तक उस मन में कुछ रहता है। लेकिन जब हम जजेस को मिलते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप टीचर हो, आप बहुत बेस्ट हो, हमारी तो लाइफ कुछ है ही नहीं, हम तो खुल के हंस भी नहीं सकते, और हम हैं बच्चों के बीच में रहते हैं, तो हमारी वैसे ही क्या कहते हैं, उम्र 10 साल कम लगने लग जाती है, क्योंकि हम यूथ के साथ रहते हैं। और यूथ तो इतना पावर होती है, पोटेंशियल होता है यूथ के पास, और उसका असर हम पे भी पड़ता है, टीचर्स पे भी पड़ता है। रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है उनसे, तो गिव एंड टेक चलता रहता है। तो खैर, पीएचडी भी कर ली लॉ में, यूजीसी क्लियर किया, एमए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किया, फिर टीचिंग 25 साल की, और टीचिंग के दौरान एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर। उसमें जो मेरे पास बच्चे आते थे कैंप के लिए, आज भी वो दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक आवाज दूं तो वो हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जो एनएसएस में हमें सीखने को मिला है, वो हमने एमए पीएचडी करके भी हमें सीखने को नहीं मिला। तो मैं कहती हूँ, इसमें मैंने सीखा है, जो मुझे मिला, मैं वही आगे दे रही हूँ।
इसमें मेरा कुछ अपना है ही नहीं, है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए तो उन्होंने कहा कि आपने ये सब कहाँ से सीखा है, तो कहते मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने ये बताया है, और गुरु ने ये हमारे वेद, पुराण, उपनिषद जो हमारे ज्ञान के स्रोत्र हैं, जिनके आज हमें नाम भी नहीं पता हमारी जनरेशन को, क्यों? क्योंकि वो सब संस्कृत में है और हमने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया। हमने संस्कृत को कह दिया डेड लैंग्वेज। जर्मन में संस्कृत कंपल्सरी है, यूके में संस्कृत पढ़ाई जाती है, बहुत से दूसरे देशों में संस्कृत, क्योंकि संस्कृत पढ़ के उन्होंने उसमें से ज्ञान ले लिया जो हमारे ज्ञान के स्रोत है, और हमने कह दिया जी संस्कृत इज डेड लैंग्वेज। हमारी सरकारों ने भी उस तरह की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। तो संस्कृत पढ़ के क्या करना है? जिस भाषा में ज्ञान है अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे, अब कुरान जिसको पढ़ना होता है वो सीखता है फारसी, फारसी सीखता है ना। अब अगर हमें अपने ग्रंथों को समझना है तो हमें भी संस्कृत सीखनी पड़ेगी। संस्कृत को मुश्किल नहीं है, हम आज का तो ऑनलाइन भी क्लासेस चलती है, तो ऑनलाइन क्लासेस से हम संस्कृत समझ पढ़ के और अपने ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। और क्या क्या लिखा है, कैसी साइंस, विज्ञान, गणित, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, हर फील्ड का ज्ञान हमारे ग्रंथों में हमें आज भी मिलता है। तो यूनिवर्सिटी में रहते हुए एनएसएस, एनसीसी, फिर वार्डनशिप मिली, वार्डनशिप की, टीचर एसोसिएशन में इलेक्शन लड़वाए गए, इलेक्शन भी लड़े, लेडीज क्लब में जो जो जिम्मेवारी मिली वो भी करी, हेडशिप की, हेडशिप के दौरान बहुत सारे कुछ इनोवेटिव आइडियाज जो दिमाग में थे कि जब हेड बनेंगे तो ये करना है, वो भी किए। लेकिन वो हेडशिप 3 साल की होती है, लेकिन 1.25 साल बाद मुझे आरटीआई कमिश्नर के नाते चंडीगढ़ आना पड़ा। मेरी नई नियुक्ति हुई, नया एक्सपीरियंस था, टीचिंग से एकदम से हटके ये जॉब थी, और जॉब तो वो ताम झाम वाली होती है, कमिश्नर, जिसको बताओ कोई समझता था पुलिस कमिश्नर, तो बताना पड़ता था जी ये कमिश्नर दूसरे हैं, ये कहते थे कौन से कमिश्नर है, ये आपको कोई सूचना चाहिए तो आपको सूचना दिलवा सकते हैं। अच्छा अच्छा, सूचना दिलवा सकते हैं, ठीक है ठीक है, में बैठ के कर सकते हैं। अभी और टाइम नहीं है हमारे पास, भोजन इकट्ठे करते कुछ एक बात या कुछ डिस्कशन कर ली। बच्चों के पास हमें बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम कहते हैं टाइम नहीं है, बाद में सुनूंगी, तो बच्चा फैमिली से कटता चला जाता है और डेविएट हो जाता है। तो डेविएंट बिहेवियर हम कह रहे हैं क्यों हो जाते हैं। आज क्राइम जो बच्चों में बढ़ रहा है तो उसका कारण यही है कि उनको वो समय, वो स्नेह, वो प्यार घर में नहीं मिल पा रहा, उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हो रही। एक तो हमारा पाठ्यक्रम करिकुलम भी ऐसा ही है, खाली रट्टा लगाओ और पास हो जाओ। प्रैक्टिकली हमें कुछ करना है। आज हमारी वो जी आज एक दिन हम कम्युनिटी सर्विस करेंगे, आज हम यहाँ जाएंगे, आज हम यहाँ इस जगह पे जाके खुद भोजन बनाएंगे, वहाँ जाके कहीं लंगर में। तो ये चीजें धीरे धीरे हमारे मन पे इतना गहरा असर करती हैं कि हम समाज के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। जब हमारा जुड़ाव हो जाता है तो नेचुरली हम कुछ भी गलत करते हुए 10 बार सोचते हैं। पर जब हमारा जुड़ाव ही नहीं है, जब हमें लगता ही नहीं कि ये लोग हमारे अपने हैं, तो हम कोई भी अपराध उनके अगेंस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। वेरी ट्रू। तो जेजे बोर्ड के बाद आरटीआई कमीशन में हमारी पावर्स हाई कोर्ट के जज के बराबर होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा मन में आप एक लक्ष्य रखो, वो कहीं ना कहीं पूरा होता ही है, और परमात्मा आपको वैसे ही
रास्ता आप देखते जाओ, उस रास्ते को अपनाते जाओ। एक बात है कि लाइफ में मैंने शॉर्टकट कभी नहीं लिया। आज की जनरेशन कहती है शॉर्टकट बताओ जी, ये जल्दी से ज्यादा नंबर लेके कौन सा हम रेडीमेड। हमारे जमाने में हमें गाइड नहीं पढ़ाई जाती थी। हमने बीए क्या एलएलबी में भी गाइड्स नहीं पढ़े, कोई शॉर्ट बुक्स नहीं पढ़े। बेशक किसी सब्जेक्ट में 2 नंबर कम भी आ गए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है और शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। तो रास्ते बनते जाते हैं, हम आगे मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। और हमारे जिंदगी का लक्ष्य तो परमात्मा ने तय करके भेजा हुआ है, हमसे क्या काम करवाना है समाज में, हमसे किसी का भला कराना है, किसी का बुरा कराना है, वो नियति ने पहले से तय करके रखा होता है। पर हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि मन, कर्म और वचन, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों से ही किसी का दिल ना दुखाएं। कई बार अनजाने में हम किसी को ऐसी बात कह जाते हैं जो इसको दिल में चुभ जाती है और वो एक गांठ सी बनी रहती है उसके मन में। तो कहते हैं बुरा नहीं करना, बुरा करना नहीं, बुरा सोचना भी नहीं किसी के बारे में, कल्पना भी नहीं करनी बुरा करने की।